जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। और आज की जो अहम खबरें हैं आप सबके सामने हैं। अगले 72 घंटों में नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी या उनके नाम का जो है खबर आ रही है, वो किस हद तक दुरुस्त है और क्या वाकई 72 घंटे जो है खैर खैरियत से आफियत से टल जाएंगे। पूरा मुल्क जो है वो इस वक्त इसी एक इशू के इर्द गिर्द टंगा हुआ है। उसके अलावा सदर अलवी साहब की मुलाकात हुई है इसहाक डार से, जहां पे सदर अलवी ने ये कहा है कि वो जो भी समरी आएगी वो उसके ऊपर साइन करेंगे हस्बे आइन और हस्बे कानून। उसके ऊपर भी बात होगी। और अलवी साहब ने जो है सदर अलवी ने जल्दी इंतखाबात की भी बात की है बकौल इमरान खान साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से। और पिछले पूरे कई दिनों से तोशा खाना का जो मसला है घड़ी का, वो खबरों की जीनत रहा है। किस हद तक वो खतरा है इमरान खान साहब के लिए और नहीं है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुम्मे का दिन है और वेलकम सेठी साहब। 72 आवर्स काउंट डाउन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। फिर क्या हो रहा है ये तो बताइए। चिड़िया जो है वो घूम घाम कर कहाँ से पहुंच रही है जी? हाँ, रजा 72 आवर्स में आप क्या तवक्को कर रहे हैं, क्या होगा? के नाम सबरी आ जाएगी। सबरी आ जाएगी शहबाज साहब के पास। शहबाज साहब जो है वो रिव्यू करेंगे, फोन शोन खड़काएंगे उधर उधर भाईजान को इधर उधर, और फिर फैसला कर देंगे। हम तो यही चाहते हैं। मुल्क मेरे ख्याल से मुल्क को इस बेयकीनी से निकालने का और क्या तरीका है सेठी साहब? समरी तो आ गई है। ओ अच्छा, ओके ओके, चलिए, गुड गुड, ओके। सब ब्रेकिंग न्यूज नाजरीन, सबसे पहले की समरी आ चुकी है जी। आगे सेठी साहब अब या उसमें मेरे क्या है? चिड़िया की खबर है कि समरी आ चुकी है, और इसीलिए इसहाक डार साहब गए थे पक्का करने के लिए प्रेसिडेंट साहब को। प्रेसिडेंट साहब को पहले ही इतला थी और फैसला हो चुका था कि जैसी समरी आएगी उसके ऊपर साइन हो जाएगा। तो अब इत्तेफाक हो गया है कौन आर्मी चीफ बनेगा। इसलिए इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि मुझे आर्मी चीफ खास कुछ दिलचस्पी नहीं रही, मुझे तो अब इलेक्शन में दिलचस्पी है, जिसको मर्जी बना दें। और आज उन्होंने ये भी कह दिया कि सीनियोरिटी होनी चाहिए। हम्म। ये कह दिया ना, कह तो अब दिया। आप जी, समझ आज ही का लें। है। उन्होंने कहा कि चीफ तो आप जस्टिस समझ, की तरह से होना चाहिए। अच्छा अब इसको आप लॉन्ग टर्म ना सोचें। खान साहब लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, खान साहब शॉर्ट टर्म सोचते हैं, मौका परस्ती। खान साहब को पैगाम मिल गया है कि आपकी कोशिश नाकाम हो गई है। आ, ना लॉन्ग मार्च कामयाब होगा, ना आपका बंदा आर्मी चीफ बनेगा। सीनियर मोस्ट जनरल आर्मी चीफ बनेगा। और अगर आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो वो भी ठीक है। अच्छा, अब सिलसिला ये है कि खान साहब के पास चारा कोई नहीं रहा बट टू एक्सेप्ट कि अब जो भी सीनियर मोस्ट है उसको हमें वेलकम करना चाहिए। खा वो जनरल खान खान साहब का पसंदीदा ना हो, और यकीनी तौर पे नहीं है, मगर खान साहब को ये समझाया गया है कि देखें अब वो तो आ ही रहे हैं, वो तो फैसले हो चुके हैं जहां होते हैं फैसले। तो बेहतर यही है कि आप अपना रवैया उनकी तरफ बेहतर करें, क्योंकि ये ना हो कि वो आपके खिलाफ फिर जब बैठे हों चीफ की कुर्सी पे तो वो आपके खिलाफ ही सोच रखें। बेहतर यह है कि अभी से आप उनको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दें और बिल्कुल खैर मकदम करें उनका, ताकि वो इस हद तक न्यूट्रल हो सकते हैं हो जाए। मुझे इस बात का भी एहसास है कि शायद उधर से भी कुछ अश्योरेंसेस मिले हैं कि आई होल्ड नो ग्रजेस अगेंस्ट यू, हम्म। और आई विल बी आई विल नॉट बी पार्टिजन। तो अब खान साहब ने ये देख लिया है जो होने जा रहा है, और इसीलिए वो लॉन्ग मार्च भी अब नहीं होगी। और मतलब अगर होगी क्योंकि वो एक मजबूरी है कि कहा हुआ है कि मैंने करनी है एंड सो ऑन, तो वो कुछ छोटी मोटी इधर उधर की ड्रामे के लिए वो हो जाएगी। बट गेम इज ओवर, और द सीनियर मोस्ट जनरल will be nominated, and I can tell you the senior most general is not AA or SS. क्या बात है, आप लोग चुप ही हो गए हैं? आपने बात ही ऐसी की है तो उसके बाद तो खामोशी तो हो तो जानी थी। रजा तो बिल्कुल ही, रजा का तो वाईफाई उड़ गया है। हाँ, मुझे लगता है, लेकिन मैं नामों में नहीं जा रहा।
हाँ नहीं, नामों में नहीं जाना चाहिए, बट हाँ। बात ये है कि रिपोर्टिंग तो रिपोर्टिंग होती है ना। देखिए, हम्म, हमारी तो कोई प्रेफरेंस नहीं है किसी की, दे बिल्कुल। आर ऑल द सेम टू अस, इसमें कोई शक ही नहीं है। दे हम्म, आर ऑल गुड जनरल्स हम्म, एंड दे आर ऑल अपराइट मीट पीपल। जो भी हो जाए, इट वुड बी फाइन विद अस, मगर अब क्योंकि अब खबर की खबर होती है, तो खबर हम्म, में तो मैं आई विल से दिस के समरी आ चुकी है, फैसले हो चुके हैं, इमरान खान को भी कन्वे हो गए हैं, ऊपर प्रेसिडेंट साहब को भी कन्वे हो गए हैं, और कुछ एश्योरेंसेस होल्ड की हैं कि हम्म, जब पुराने पहले से दिन से ये मैं कह रहा था, पिंडी प्लान की मैं बात कर रहा था कि किसी हम्म, तरीके के साथ कोई वादा ले लिया जाए कि इसके फौरन बाद जैसे ही नया चीफ अपॉइंट होता है, तो फिर गवर्नमेंट और पीटीआई विल एंटर इनटू नेगोशिएशंस ओपनली, पहले मे बी खुफिया तौर पे, फिर मे बी ओपनली डाउन द लाइन, कि अब अगली इलेक्शन की डेट जो है वो डिस्कशन के पे लाई जाए। और वो कब होगी, मेरा ख्याल है, ये मैं पहले दिन से कह रहा था, ये कहेंगे मार्च, वो कहेंगे सितंबर अक्टूबर। और नून लीग वाले जो हैं वो दे विल स्टिक टू देयर गन्स, खान साहब विल हम्म, स्टिक टू हिज गन्स, और ऐसे ही मामला चलेगा, और अनटिल सच टाइम दैट देयर इज अनदर क्राइसिस, तो फिर देखा जाएगा कि क्राइसिस जो है वो खान साहब के ऊपर आती है या पीडीएम के ऊपर आती है। इस वक्त जो सूरत हाल है, खान साहब का जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी कमजोर हो गई है पहले से। उनके खिलाफ बहुत से वीडियोस आ रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत सी इंफॉर्मेशन आ रही है, जिसके साथ उनका सपोर्ट बेस थिन होता जा रहा है। और मैं ये भी आपको कह दूं कि उनका जो बयानिया है, जैसे जैसे वो बदल रहा है, और उनका सपोर्ट बेस वहां से भी उनको कुछ लोग छोड़ रहे हैं। जी, आप ये सपोर्ट बेस की आपने बात की, सेठी साहब आप किस हवाले से कह रहे हैं कि एक तो लॉन्ग मार्च पे जिस तरह से उनका एक रहा है अप एंड डाउन एटीट्यूड भी रहा है, कि पहले वो उन्होंने बहुत ज्यादा कहा कि जी हम जाके इनकलाब लेकर आएंगे, और फिर उसके बाद वो जो है कुछ पीछे हट गए, फिर वो फायरिंग भी हो गई, वो मोमेंटम नहीं बन सका जो जिसकी शायद उनको तवक्को थी खान साहब को, शुरू से ही मसला था। लेकिन अभी तो ये फायरिंग के इंसिडेंट के बाद अब तो आपने देखा बड़ा लैक लस्टर इस वक्त एक वो शो है, अभी गुजर खान के करीब है, पिंडी पहुंचने वाला है। लेकिन अब उन्होंने कहा है कल वो ऐलान भी करेंगे तारीख के, वो पिंडी आ जाएंगे, पिंडी पहुंच जाएंगे एक दो रोज में, शेख रशीद ने भी कहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये अपॉइंटमेंट हो जाती है जैसे आप कह रहे हैं कि सीनियोरिटी का या जो भी प्रिंसिपल गवर्नमेंट की डिस्कशन है, उसके बाद खान साहब की क्या स्ट्रैटेजी होगी? आपने तो कहा है कि वो अभी तो फिलहाल खामोश हो जाएंगे या एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन आप इस बारे में हतमी तौर पे कह सकते हैं कि खान साहब है बड़े अनप्रिडिक्टेबल, उन्होंने अपनी सियासत तो चला रजा, ली है। मेरा ख्याल है जो सेटलमेंट हुई है, ये होने जा रही है, देखिए खान साहब को भी तो फेस सेविंग देनी है ना। अगर खान साहब ने पीछे हटना है तो उनको भी फेस सेविंग देनी है ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप अपना चीफ लगा लें, आप बैठे रहें, आपको हिला ना सके, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए। Correct. तो फेस सेविंग चाहिए उनको। तो मेरा ख्याल है ये जो नेगोशिएशंस हुई हैं उसके अंदर कोई फेस सेविंग का फॉर्मूला निकला है। ये ऐन मुमकिन है कि खान साहब पिंडी पहुंचे, फिर पिंडी, और सोलंकी साहब मुझे हर रोज याद दिलाते हैं कि आप 5वीं दफा खान साहब ने कहा है पिंडी चलो, आज 4थी दफा खान साहब ने कहा है पिंडी चलो, तो ही अब मेरे ख्याल 6ठी दफा भी हो जाएगा पिंडी चलो, इस्लामाबाद का नाम नहीं ले रहे। तो बात यह है कि वो पिंडी इस्लामाबाद, आई डोंट थिंक इट्स टेरिबली सिग्निफिकेंट। मेरा ख्याल है वो पिंडी से ही वहीं बैठ जाएंगे, पिंडी या थोड़ा बहुत आगे निकलेंगे, पर उसके बाद ही विल कॉल ऑफ हिज लॉन्ग मार्च। एंड मेरा ख्याल है कि उस स्टेज पे कोई अनाउंसमेंट होगी कि हो सकती है कि गवर्नमेंट ने टॉक्स ऑफर की हैं और टीम्स बन गई हैं, और मुलाकातें शुरू हो जाएंगी टू डिटरमिन व्हेन द नेक्स्ट इलेक्शन विल बी। एंड क्योंकि देखिए उसके बगैर खान साहब बेचारे उड़ जाएंगे। लॉन्ग मार्च चल नहीं रही है, लोग थक गए हैं, इन्होंने इतने जलसे किए हैं, अब बातें भी वही करते रह रहे हैं, वही बातें, लोग थक गए हैं सुन सुन के। और जो दिलचस्प बातें थी, 2-3 उसमें दिलचस्प बयानिया के अंदर आइटम्स थे, वो आइटम्स हम्म, ने भी यू टर्न ले लिए। तो अब वो यू टर्न एक तो अमेरिका के ऊपर, बहुत से जी। नौजवान खान साहब के साथ थे बिकॉज एंटी अमेरिकनिज्म। और जब से खान साहब ने यू टर्न लिया उसके ऊपर मैं लोगों को मिला हूँ जो कि डाई हार्ड इमरान खान के सपोर्टर्स थे, और उसमें दिस वाज अ मेजर प्लैंक, ये कि जी और जी अमेरिका के खिलाफ है,
और ये एब्सोल्युटली नॉट, वो सारा एब्सोल्युटली यस हो गया और फारग हो गए। तो एक तो बहुत बड़ा मेरा समझता हूँ कि वो डेंट पड़ा है। और दूसरा ये कि ये टारगेट कर रहे थे आर्मी को, डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, और वो सारा फेल हो गया। अब और वो जो इनका फॉर्मूला था, और आखिरी वक्त तक वो बाय द वे कोशिश की कि जी किसी तरीके के साथ केयर टेकर्स आ जाए और जनरल बाजवा 6 माह के लिए और रह जाए। मगर लंदन में जो रिफ्यूजल हुई है, नो नो नो, करना जो थे कर लो, तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि फैसला ये हो चुका था उस मीटिंग के अंदर, जिसका मैंने पिछले प्रोग्राम में पिछले हफ्ते हवाला दिया था कि नो इंटरवेंशन, एंड सो देयरफॉर आई थिंक मियां नवाज शरीफ has stuck to his guns and said no. बट मेरा ख्याल है उन्होंने भी थोड़ा सा अपना रवैया नरम किया होगा कि ठीक है, इस फेस सेविंग देनी चाहिए हमें, और फेस सेविंग आपको किसी न किसी तरीके से आगे नजर आ जाएगी और खान साहब विल रिवर्ट बैक। ये भी एन मुमकिन है कि कुछ अरसे के बाद खान साहब जो है वो पार्लियामेंट में चले जाएं और ये सारी बात जो है फिर पार्लियामेंट के अंदर हो। बट ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स खान साहब विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपना सपोर्ट बेस को बरकरार रखने के लिए। उन्होंने अपने सारे बयानिए यू टर्न ले रहे हैं, और और ये जो अब तोशा खाना के बाद ये जो अब घड़ी का जो इश्यू है, ये बहुत बड़ी इश्यू बन चुका है, और अब बाय द वे और भी आने वाली है चीजें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो, याद है हम कहते थे कि अब आएंगी चीजें, और मैं समझता हूँ कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की मैं बात करता रहा कि नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी खान के खिलाफ। अब आप देखिएगा जिस तरीके से हालात डेवलप करेंगे कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी। यस, बिल्कुल बिल्कुल, वो लेवल प्लेइंग फील्ड तो देखे, इक्विलिब्रियम तो सेट होना था। सैडी साहब, बल्कि मैं खान साहब का एक बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाना चाहता है ताकि मुझे नाअहल करार दे दिया जाए। तो अब उससे कम से कम ये तो खान साहब ने एडमिट किया है कि उनको, कि नवाज शरीफ की नाअहली किसने की थी। इट वाज नॉट जस्ट द जजेस। मतलब चलो कोई तो समझ आई, दैट्स इट्स अ बिग पब्लिक सही है, डोमेन में स्टेप कह रहे हैं। लेकिन सही लेकिन है। सैयद साहब, बहुत से लोगों का ये मानना है, और मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने एक आइडिया पेश करूं। फिर सोलंकी साहब के पास यकीनन बहुत सारे सवालात और कमेंट्स हैं। देखिए, जो भी अगला चीफ आएगा XYZ, अव्वल तो ये कि सारे के सारे लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, हमें तो कोई से गरज नहीं है कि कौन वो, दे ऑल हैव गॉन थ्रू द मिल एंड अ प्रोसेस, और वो ऊपर पहुंचे हैं। लेकिन जो भी आएगा उसका हमने हिस्ट्री में भी देखा है कि वो स्टेप बैक करेंगे, और जो वो पुराने चीफ का जो डॉक्ट्राइन है, जिसके ऊपर बहुत बात होती रही है, उससे डिस्टेंसिंग करेंगे। और उससे डिस्टेंसिंग का जो प्रोसेस है, उसमें वो यकीनन इमरान खान साहब को भी पता है कि वो उनको भी एडवांटेज देगा। ये जो इस वक्त एक इमरान खान साहब ने एक बयानिया बना के प्रोपोगेट कर दिया है कि जी मौजूदा जो न्यूट्रल्स हैं वो मेरे खिलाफ हो गए हैं, वो इनका साथ दे रहे हैं PDM की जमातों का। तो आपके ख्याल से ये वाला प्रेशर टैक्टिक काम नहीं करेगा? खान साहब को एडवांटेज तो मिलेगा क्या एडवांटेज मिलेगा? कि मतलब उनके वापसी का जो रास्ता है, शायद थोड़ा सा बातचीत और हमवार हो जाए। देखिए, पॉपुलर तो है नहीं, वो। देखिए देखिए बात ये है कि बात तो फिर बनती है ना कि अगर ऐसे हालात डेवलप हो जाएं या किए ही जाएं जिसके साथ खान साहब अगली इलेक्शन जीत लेते हैं, हम्म, अदरवाइज तो बात नहीं बनती ना। या तो मेरा ख्याल है जो तारीख आप जब देखते हैं, तारीख मैं अब आगे इतना आंधा आगे ये इस मुल्क के अंदर, तो आप 3 महीने आगे क्या, आज भी हमको नहीं पता कि 2 दिन के बाद क्या होगा। तो सही। इसलिए मगर तारीख अगर देखें, माजी देखें, तो माजी में ये होता है कि अगर एक इस्टेब्लिशमेंट एक हुकूमत को निकालती है तो अगली इलेक्शन में वो वापस नहीं आती, दूसरी हुकूमत भी आ जाती है, फिर उसको निकालती है तो वो अगली इलेक्शन में नहीं आती। तो निकाले जाने के साथ पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ती। अवाम ये देखती है कि एस्टेब्लिशमेंट किस तरफ खड़ी है, अगर इन्होंने निकाला तो ये फिर इसको नहीं आने देंगे या चलने नहीं देंगे, तो अवाम अपने वोट को जाया नहीं करती। बेनजीर भुट्टो साहिबा को निकाला 90 में तो नवाज शरीफ साहब आ गए, नवाज शरीफ साहब को निकाला तो बेनजीर भुट्टो साहिबा आ गई, बेनजीर भुट्टो साहिबा को निकाला तो नवाज शरीफ साहब आ गए। तो फिर अगर फिर देखा कि ये दो दो हो गए तो फिर मुशर्रफ साहब, फिर उसके बाद वापस जरदारी साहब, फिर वापस नवाज शरीफ साहब। अब इमरान खान को निकाला, इमरान खान अगली इलेक्शन में नहीं आएगा, फुल स्टॉप। सो अब बात यह है कि आपका ये कहना कि उनके लिए कोई एडवांटेज होगा, नहीं, एडवांटेज नहीं है। मगर खान साहब को इस बात का एहसास हो गया है कि
ये जिस किस्म की आज़ादी और इनकलाब की ये बातें करते हैं, ये मुल्क अभी उसके लिए तैयार नहीं है। इसकी जो रूलिंग क्लास है, इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट है, उसके लिए तैयार नहीं है। बहुत सॉलिड वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हुए हैं, और अगर खान साहब इसी मंत्रा पे चलते रहेंगे तो कंप्लीटली एलिमिनेट भी हो सकते हैं। यही सबक बेनजीर भुट्टो साहब ने सीखा था, यही सबक नवाज शरीफ साहब ने सीखा। तो अब खान साहब को भी वो सीखना पड़ेगा। इसलिए खान साहब को भी एक मॉडरेट दरमियान में आना पड़ेगा। तो रेटरिक चलाएं, मगर दुनिया को ये ना हो कि जी इस बंदे के साथ हम चल नहीं सकते। बिकॉज पाकिस्तान जो है वो ना रूस के साथ सेट है, ना चाइना के साथ सेट है अपनी मईशत के बारे में, और अपनी डेट्स के बारे में, और अपने कर्जों के बारे में। पाकिस्तान इज सेट विद द मिडिल ईस्ट एंड अमेरिका एंड यूरोप। तो उधर से आप हट नहीं सकते। और अगर खान साहब उनके एंटी यूरोप और एंटी अमेरिका और एंटी सऊदी अरेबिया की लाइन लेंगे, तो वोट तो पड़ सकता है, मगर खान साहब मुल्क नहीं चला सकते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो तो या तो कोई इनकलाबी आए जो कि इस जेंट्री को, इस एस्टैब्लिशमेंट को, ये मजहबी जमातों को, सबको स्वीप असाइड कर दे, और स्वीप असाइड करके एक ऐसा निजाम क्रिएट करे जैसे कि निजाम चाइना में क्रिएट हुआ है या रशिया में हुआ था। तो वो तो मुमकिन नहीं है। ईरान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ इनकलाब आया है, उनको भी इस बात का एहसास हो गया है कि अब सैंक्शंस की वजह से और चीजों की वजह से, और वहाँ के जी यू हैव टू वर्क विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और एक जैसे वो कहते हैं कि नो नेशन इज एन आइलैंड, कोई मुल्क जजीरा नहीं है, वी आर ऑल इंटीग्रेटेड इन अ ग्लोबल थिंग। इसी तरीके के साथ इनकलाब आजकल के जमाने में एक आइलैंड नहीं हो सकता कि जी सरमायादारी सारा निजाम है और उसके अंदर एक छोटा सा लाल रंग का या ग्रीन रंग का जजीरा हो जहां इस्लामिक इनकलाब बैठा हो, या अल्लाह अगर आप तालिबान है तो आप बैठ सकते हैं, मगर फिर मेरा ख्याल है वो तो कोई तालिबान तो बनना नहीं चाहेगा। और वो भी अभी आगे पीछे हो रहे हैं, सारे नेबर्स के आगे पीछे हो रहे हैं कि हम आपके साथ बात करते हैं, हमसे बात करें। अमेरिका के साथ भी नेगोशिएशन शुरू हो जाएगी पाइपलाइंस की एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए इसलिए मैं समझता हूँ कि खान साहब का ये जो सारा स्लोगन है, असली इनकलाब, रियल लिबरेशन, ये सारा जाली है। वो तो ये बिल्कुल वैसे भी इनकलाब सेठी साहब शाह महमूद कुरैशी और एटीएंस नहीं लेके आते, ये भी याद रखिए। ही इज पार्ट ऑफ द एलीट। ये ट्रम्पियन फिलॉसफी है ना। ट्रम्प खुद एक बिलियनर है, वो कहता है मैं एंटी एलीट हूँ। ये बोल्सोनारो जो है वो ब्राजील वाला, वो भी यही कहता है। एर्दोआन जो कि बिलियनर है, वो भी कहता है मैं एंटी एलीट हूँ। ये एक पॉस्चरिंग जैसे आप कह रहे हैं वो है। जी सोलंकी साहब। देखिए सोलंकी जी फरमाइए। सोलंकी साहब आपने सवाल जरूर पूछना है, ये आप क्योंकि इन्होंने बोल्सोनारो वगैरह का जिक्र कर दिया, तो मैं ऐसे जाते जाते एक और बात कह दूं कि देखिए ये जो करप्शन का स्लोगन है ना, ये अवाम के ऊपर नहीं चलता, ये मिडिल क्लास के ऊपर चलता है थोड़ा बहुत। मगर आप देखें, बोल्सोनारो की आप बात करते हैं या लूला की बात करते हैं, लूला इज अ कन्विक्टेड करप्ट पर्सन इन ब्राजील। वो जेल में था, उसको जेल में से ऑन करप्शन चार्जेस कन्विक्टेड, और पता है सबको कि उसने क्या क्या किया। उसको निकाल के वो इलेक्शन लड़ा है और इज बिकम प्रेसिडेंट, इज बीटन बोल्सोनारो। इसी तरीके के साथ आपको मैं और बहुत से एग्जांपल्स दे सकता हूँ जहां के करप्शन के बावजूद यू नो इट डजंट मैटर टू द पीपल। पाकिस्तान के अंदर भी अगर ये होता तो फिर अभी तक तो पीपल्स पार्टी और नून लीग वाइप आउट होगी होती। तो ऐसे नहीं है। बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहां करप्शन का जो इश्यू है वो इलेक्ट्रल को इलेक्शन नहीं अफेक्ट करता, और मिडिल क्लास छोटी होती है, और एट द एंड ऑफ द डे वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं हर एक के, और वो नजरअंदाज कर देते हैं ऐसी चीजों को। जी बिल्कुल। सेठी साहब आज ही अपने जो मनपसंद सहाफी हैं उनसे गुफ्तगू फरमाते हुए इमरान खान ने कहा है कि ये जो आर्मी चीफ की जो तैनाती है ये उसी उसूल के तहत होनी चाहिए जैसा कि हम चीफ जस्टिस बनाते हैं, जो सीनियर मोस्ट हो वो ऑटोमेटिकली हो जाए, जो सीनियर मोस्ट हो वो ऑटोमेटिकली हो जाए। अच्छा ख्याल है? मेरा ख्याल है आपका इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग ओपिनियन है। मैं पहले आपका ओपिनियन सुनना चाहूंगा, फिर मैं उस पर कमेंट करता हूँ। जी सोलंकी साहब बताइए जरा। मेरे ख्याल में आपकी क्लास लेते हैं। मेरे ख्याल में तो ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म का आइडिया है। चीफ जस्टिस ये मुल्क नहीं चलाता, एस्टेब्लिशमेंट
का जो तारीखी रोल है पाकिस्तान की सियासत में, और आर्मी चीफ के पास जितनी ताकत होती है इस मुल्क में, वक्त से पहले ये अनाउंस कर देना सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे उस शख्स के लिए खतरात बढ़ा देता है, मुल्क के अंदर भी, खुद उसके इदारे के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी। जब तक पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है और जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हैं वो रेडिकली रीएडजस्ट नहीं होते, तब्दील नहीं होते दूसरे मुल्कों की तरह से, इस तरह का कोई कदम कि ऑटोमेटिकली आपको 10 साल पहले पता हो, वो बंदा बिल्कुल विल बी अ मैन विथ टारगेट ऑन हिज बैक, सो इट्स अ डेंजरस प्रोपोजिशन। बड़ी जी। इंटरेस्टिंग आपने इसका आर्ग्यूमेंट पेश किया है। मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करना चाहूंगा, क्योंकि कंपैरिजन आपने किया जुडिशरी के साथ। देखिए, जुडिशरी जो है उसका जो चीफ जस्टिस है वो है प्रिमस इंटर पारिस, मतलब फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स। क्योंकि कोई भी फैसला सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं करता, बेंच करते हैं, 3 का बेंच, 5 का बेंच, और जो भी वो चाहें कि बेंच को रिग कर लें, एट द एंड ऑफ द डे फिर भी इंडिपेंडेंट ओपिनियंस होते हैं, मुख्तलिफ ओपिनियंस होते हैं, और उसी के ऊपर ये ज्यूरिस्प्रूडेंस चलती है, डाइवर्जेंट डिसेंटिंग ओपिनियंस, डाइवर्जेंट ओपिनियंस। इसीलिए बेंच बनते हैं 3 के, 5 के, 7 के, 9 के एंड सो ऑन, ताकि कोई, क्योंकि इम्कान होता है स्प्लिट का और उसको इनकरेज किया जाता है ताकि डाइवर्स ओपिनियंस आए, बिकॉज जस्टिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। तो चीफ जस्टिस इज वन अमंगस्ट इक्वल्स, तो इसलिए उनका वो पावर नहीं है जो कि एक आर्मी चीफ का है। ही इज नॉट वन अमंगस्ट इक्वल्स, ही इज ऑल माइटी। बाकी सारे जो हैं 3 स्टार्स, वो एक 4 स्टार के आगे दे आर लाइक लिटिल पौधास। वो मुझे याद है, एक आर्मी चीफ थे, तो मेरी उनसे गपशप हो रही थी। ये मैंने सबक उस वक्त सीखा था कि आर्मी चीफ इज नॉट वन अमंगस्ट इक्वल्स, ही इज, देयर इज नो इक्वल टू हिम। तो वो, मैंने उनसे बात होती रही, तो मैंने कहा जी वो फलाने फलाने जो हैं, तो कुछ थोड़ी बहुत कुछ साजिश भी हो रही थी, तो मैंने कहा जी वो फलाने फलाने जो है, मैंने सुना है कि वो बड़े टिल्टेड, उस तरफ टिल्टेड है, वो फलाने उस तरफ टिल्टेड है। तो वो ही, तो मैंने कहा कि आप ऐसे क्यों नहीं करते कि वो उस कोर कमांडर को चेंज कर दे और उसके उधर फलाने को लगा दे, वहां वो बड़ी क्रिटिकल कोर है, ठीक। तो उन्होंने आगे से हंस के कहा, वैसे ठीक ओए वो कोर कमांडर है, और इधर उधर नहीं कर सकते इस तरीके के नाल। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਸਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਚੀ ਉਂਗਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਚੀ ਉਂਗਲੀ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ चीची उंगली इंज करती है। वो चीची उंगली जो है ना, वो चीची उंगली वो बड़ी खतरनाक है। वो हमारे बेचारे चीफ जस्टिस के पास कोई चीची उंगली नहीं होती। तो ये कंपैरिजन विद चीफ जस्टिस और के जी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है, उसको फॉलो किया जाए, इट डजंट वर्क। सोलंकी साहब सही कह रहे हैं, द कंपैरिजन जो है वो जस्ट चीफ जस्टिस के साथ और जुडिशरी के साथ इज नॉट अ गुड कंपैरिजन। आर्मी चीफ इज ऑल माइटी इन द आर्मी। एक पत्ता नहीं हिलता विदाउट द आर्मी चीफ अप्रूवल। अगर वो कहे नो तो इट्स नो। 500,000 people march this way and half of people march this way. तो आई थिंक फॉर दैट रीजन थोड़ी सी लचक होनी चाहिए। ये जरूर आप कह सकते हैं कि टॉप 3 में से कर लिया जाए, या बट दिस सिस्टम इज गुड। इसमें खामियां भी हैं, जाहिर है, सिफारिशें भी चलती हैं और बाद में, मगर फिर आप देखते हैं, और ये सबको अब ये समझ आ गई इस बात की कि सिफारिशें जरूर चलती हैं। नंबर 1 2 3 4 सारे लॉबी शॉबी। अब वो जमाने आ गए हैं लॉबी करने में। पुराने जमाने में लॉबिंग नहीं होती थी, अब लॉबिंग होती है, कोई इसमें कोई शक ही नहीं है। मामे चाचे लगे हुए होते हैं पहुंचने को प्राइम मिनिस्टर के पास कि जी साडा बंदा और तोड़ा सुसर सुसर भी और सुसर मामे। यार तुसी बड़े खराब हो। मैं सुसर केड़ा नहीं सा चाहता। मैं क्या इजाफा कर दिए ना, फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए। फादर इन लॉ ते सुसर ते ये ते वो जड़े ने ते समधी ते फलाने ढिंगड़े, मतलब यार ये सारा कुछ, हाँ, ये सब कुछ चलना शुरू हो गया है। तो ये बड़ी, अब ये एक लाइफ है, फैक्टर ऑफ लाइफ है। तो इसलिए वो तो अब मैं समझता हूँ लेजिटिमेटी हो गया लॉबिंग करना। सिविल सर्वेंट्स लॉबी करते हैं पोजीशंस के लिए, ट्रांसफर्स के लिए, और फौज के अंदर भी अब लोग, हाँ, ये टॉप के ऊपर ये बिल्कुल करते हैं। अच्छा, तो अब मसला ये है कि ये तो मैं समझता हूँ इसको किया नहीं जा सकता। तो प्राइम मिनिस्टर के पास कोई राइट तो होनी चाहिए
बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर का बंदा बन जाता है। वो बंदा चिची उंगली वाला जड़ा ना, वो किसी का बंदा नहीं है। वो अपना एग्जैक्टली। बंदा है, वो किसी का बंदा नहीं है। और तारीख भी तुसी ये बताती है सैडी साहब। 5 मिलियन वोट लेके आ जाए और वो जो है 5 लाख ट्रूप्स के साथ उसकी चिची जो है ना, मोर पावरफुल देन द पीपल दैट गिव वोटेड यू इन। एंड सो देयरफॉर वो बंदा अपना ही होता है और वो हर इंस्टीट्यूशन का बड़ा ख्याल करता है। उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि वो दे पुट द इंस्टीट्यूशन फर्स्ट। हाँ, अपने एम्बिशन जरूर होते हैं, एक्सटेंशंस, प्लॉट्स, परमिट्स, ये चीज चलती है। बट एट द एंड ऑफ द डे, where it comes to the institution versus anything else, जी the institution comes first. जी, वो प्रिवेल करता है। लेकिन मैं समझता हूँ ये बहस भी जो सोलंकी साहब ये वाली जो हो रही है, हम ज्यादा तवज्जो देते हैं कि खान साहब क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। असल बात तो वही है ना, असल बात तो ये है कि एक्स हो, वाई हो, जेड हो, सीनियोरिटी पे करें या ना करें, असल बात तो उनकी रोल का है और इस चीची का है जिसका जिक्र कर रहे हैं सैडी साहब, कि जब तक हमारी सिविलियन कुव्वतें, जिसमें मैं इमरान खान को भी अब शामिल करता हूँ, जब तक वो मिल बैठ के कोई रूल्स ऑफ द गेम नहीं तय करते, जब तक वो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी को अपडेट नहीं करते, वो इस मुल्क में कुछ बुनियादी चीजों के ऊपर तय नहीं करते कि हमने कैसे चलाना है, हुकूमत में कैसे चलाना है, ऑपोजिशन को कैसे डील करना है, पार्लियामेंट को कैसे डील करना है, और बार बार जाके जीएचक्यू में अपने अपोनेंट को निकालने के लिए लॉबिंग नहीं करनी, उस वक्त तक ये मसला रहेगा। आप बेहतरीन से बेहतरीन आर्मी चीफ ले आए, सिस्टम में डिफेक्ट है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि इस जो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है सैडी साहब, वो उसका और कोई तरीका नहीं है दुनिया की तारीखें बनाती, ना तो आसमान से होगा, ना कोई एक दिन मिरेकल होगा। द सिविलियन फोर्सेस एंड पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू स्ट्राइव फॉर इट। यहाँ पे तो वो कंसेंसस ही नहीं है इसके ऊपर। वो कभी होता था, देखिए हुआ था ब्रीफली। देखिए नवाज शरीफ साहब ने भी और इमरान खान साहब ने भी कोशिश की है अर्दोगान का मॉडल फॉलो करने के लिए कि किसी तरीके के साथ आर्मी को और आर्मी लीडरशिप को धकेला जाए, क्योंकि टर्की के अंदर आर्मी का तो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल था टू सेक्युलराइज टर्की, और मेनी डेकेड्स के लिए तक चलता रहा है वो, और बड़ी मुश्किल से। और अर्दोगान इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जिसने धकेला है पीछे। मगर देखिए अर्दोगान की जो पॉपुलैरिटी थी was built on solid performance, economic performance, and not one term, several terms. वो उसने फिर इस्तेमाल करके तो अपने आप को मेजॉरिटेरियन किस्म की रूलिंग की और कॉन्स्टिट्यूशन को फिर अमेंड किया और फिर एक सेमी फैशिस्ट किस्म की हुकूमत बना दी। खान साहब का भी यही था और अमीरुल मोमिनीन वाला मॉडल भी यही था, मगर कामयाब नहीं हुआ। और उसकी वजह जो कामयाब नहीं हुआ वाज दैट लॉन्गेविटी नहीं थी। टर्की काफी यूनिटरी किस्म की सोसाइटी है, ईरान काफी यूनिटरी किस्म की सोसाइटी है। पाकिस्तान है बड़ी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। हम मानते नहीं इस बात को, हम समझते हैं जस्ट बिकॉज वी आर ऑल मुस्लिम्स तो हम सिंगुलर आइडेंटिटी है, बिल्कुल नहीं। हमारी यहाँ सिंगुलर आइडेंटिटी है ही नहीं। पंजाब के अंदर भी अब शुरू हो गया, नॉर्दर्न पंजाब एंड सदर्न पंजाब एंड ये और वो और वगैरह वगैरह, बाकी तो पहले दिन से है। बांग्लादेश की आइडेंटिटी बांग्लादेशी थी पहले या बंगाली थी पहले, उसके बाद पाकिस्तानी थी, मुसलमान सारे ही थे। तो वो आइडेंटिटी ने मुल्क नहीं इकट्ठा करके रख सका। और आज भी जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स है या जो इख्तलाफ है रीजनल किस्म के, एथनिक किस्म के, वो आइडेंटिटीज लोगों की वो बन गई है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे जमाने में शुरू जब नया नया पाकिस्तान बना था और उस वक्त प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी, 1950s की मैं बात कर रहा हूँ, वन यूनिट अभी नहीं बना था अयूब खान साहब का, और 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन चल रही थी। तो मुझे याद है कि अगर आप किसी को पूछते थे कि भाई आप कौन है, तो हम सब कहते थे हम पाकिस्तानी हैं। कोई नहीं कहता था मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं बलोच हूँ, मैं पठान हूँ। ये जो मुख्तलिफ आइडेंटिटीज अब बन गई, तो जब वन यूनिट किया, जबरदस्ती लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की, तो फिर ये मुख्तलिफ आइडेंटिटीज बननी शुरू हो गई। और आज सड़क पे किसी को रोक के पूछ लें, किसी बच्चे को जाते जाते रोक दे, इधर आ यार, ए तू दस तू कौन है, तो मैं मुसलमान हाँ। पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तानी तो है ही है, मैं मुसलमान हाँ। किसी और को पूछेंगे वो कहेगा मैं तो सिंधी हूँ। नेशनल कॉलेज चले जाए, पूछे वहां के लड़कों को, कोई कहेगा मां बलोच हाँ, कोई कहेगा असी तो सिंधी है,
मतलब है कि कोई कहेगा ऐसी पश्तून एंड सो ऑन। तो आजकल जो ये जो सब नेशनलिज्म चल पड़ी हैं, ये दे आर नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू हैव आइदर अ रेवोल्यूशन और अ वन पार्टी स्टेट। ये खान साहब की गलतफहमी थी, और मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का एहसास हो गया था एज दे वेंट फॉरवर्ड कि यहाँ ये जो चाह रहे हैं ना सबको एलिमिनेट कर दें, पीपल्स पार्टी को एलिमिनेट कर दें, नून लीग को एलिमिनेट कर दें। नून लीग पंजाब हार्टलैंड के अंदर इट्स एस्टैब्लिश पार्टी। ये वही पार्टी है जिसने कहा था जाग पंजाबी जाग अगेंस्ट बेनजीर भुट्टो इन 1989 1889 90। तो अब बात यह है कि ये सब नेशनलिज्म बन चुकी है, प्लूरल आइडेंटिटीज हो चुकी है, और बड़ी कंफ्यूजन है अबाउट हु वी आर एंड वेयर वी आर, एंड देयरफॉर ना यहाँ इनकलाब आएगा कोई, ना यहाँ वन पार्टी सिस्टम बन सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिविजन्स हैं, अब हमने देखा फौज के अंदर भी डिविजन्स हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, और आपको और वैसे क्लासेस के अंदर तो आपने देखा है ही है, और रीजन्स के अंदर भी हैं। सो खान साहब का ये गलत मॉडल था, इसलिए नहीं चला। जी बिल्कुल। मैं बताऊं जरा अब बड़ी बिग पिक्चर आइटम से जरा तोशा खाना की तरफ आते हैं। और घड़ी सेठी साहब, आप भी बड़े शौकीन है घड़ियों के, मुझे पता है इस बात का, तो इसलिए नहीं नहीं मैं नहीं नहीं, मैं एक्सपर्टीज, घड़ियों के शौकीन नहीं हूँ। जी मैंने कहा नहीं, आपकी घड़ियों के एक्सपर्टीज, शौकीन नहीं। नहीं नहीं, आई वांट टू एस्टैब्लिश योर एक्सपर्टीज। तो बात ये कि इसका आपने मतलब है इसका मतलब है मुझे आपको एक घड़ी तोहफा देनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं मेरे पास तोशा खाना तो नहीं है, तोहफा खाना है। तो मैं सोलंकी साहब, मैं आपको एक घड़ी भेज रहा हूँ, और रजा साहब आपको एक घड़ी भेज रहा हूँ। बिल्कुल, आप वो मुझे भेजे, मैं वादा करता हूँ मैं उसको नहीं बेचूंगा, मैं उसको पहन के पिक्चर लगाऊंगा। और मैं आप और पहन के दिखाइएगा, पहन के हाँ दिखाइएगा कि ये सेठी साहब ने भेजी है। हाँ, मैं शो के अंदर ऐसे ले आऊंगा। बिल्कुल तो ठीक है। हाँ। तो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है सेठी साहब? आई मीन प्राइमा फेसाई, अब उसके ऊपर बड़ी बहस हो रही है कि वो जो बंदा है उमर जहूर, वो खुद 2 नंबर बंदा है, और उसकी वो बेसिकली एज अ उसकी जो रिलायबिलिटी एज अ विटनेस उसको डिमोलिश कर रही है पीटीआई एक बड़ी कैंपेन के थ्रू, इफेक्टिव कैंपेन के थ्रू। लेकिन बात यह कि अगर ये बातें प्रूव हो जाती हैं तो ये तो और मसला बनेगा खान साहब के लिए, क्योंकि ये तो उनके फंसने का और मौका उसमें बनता है, क्योंकि एक तो जो उन्होंने पैसे डिक्लेयर किए नहीं किए वो इलेक्शन कमीशन पहले ही कर चुके हैं उनको नाअहल, लेकिन अब तो एक और डबल जेपर्डी हो जाएगी कि वो उन्होंने पैसे कीमत भी कम बताई है, $2 मिलियन कहाँ। जी सोलंकी साहब। आज आज जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि कुछ और घड़ियों के खरीदो फरोख्त की इतलात भी आ रही हैं, यानी कि खान साहब जो है वो प्रोफेशनल घड़ी फरोश है। घड़ी चोर। बात यह है कि अब वो नारे जो लगते हैं ना, चोर चोर घड़ी चोर होने चाहिए नारे। आप वो समझे, तो अब वो तो इंस्टेड वो ऑफ तो गो नवाज वो गो, तो वो वो तो शुरू हो हाँ गए हैं। लेकिन जो हाँ मजेदार जो तफसीलात सामने आई वो ये कि उन्होंने कानून तब्दील किया कि 20% से 50% आपको देनी पड़ेंगे, यानी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन ये कानून बनाने के बाद उसके 35 दिन बाद इन्होंने घड़ी 20% वाले जो रूल है उसके तहत जो है वो उसकी पेमेंट की, बहुत यानी कुछ इन्होंने अपने ही किया, कानून मगर की। सबसे सबसे बड़ा फ्रॉड जो मुझे नजर आ रहा है, जो कि प्रूव हो जाएगा मेरा ख्याल है, वो आसान है। कि वो जो रसीदें इन्होंने ली हुई है ना किसी से, वो तो हाँ मुझे ऐसे लगता है कि कोई साहब गए हैं किसी के पास और कहा यार रसीदा बना दे, इतने अमाउंट की बना दे, और अल्लाह 5 लाख रुपया 2 लाख रुपया बना दे रसीदा। घड़ी वड़ी कोई नहीं दी, रसीदें बनवा के ले आए हैं। उसी दिन फिर रसीदें मिल गई है तो उसी दिन जाके और अ, घड़ी खरीद ली है जाके, और फिर वो घड़ी दुबई पहुंच गई है, और वहां से अपने खानदानी लोग जी खानदानी लेकिन उनके जरिए बेचती है। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि फैक्ट फोकस ने आज ये कहा है, उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन की है, रिकॉर्ड में देखा कि 2019 में फराह गोगी साहिबा दुबई नहीं गई। ये एक ट्विस्ट आ गया आज इस कहानी में। अब मुझे नहीं पता कि, क्योंकि उमर फारूक जो कह रहा है ना वो तो कह रहा है कि उसकी फराह गोगी से डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हुई है, शहजाद अकबर ने इंटरवीन किया, उसकी कहानी तो ये है। और फराह गोगी ने जो है वो उसके ऊपर बार्गेनिंग की, वो $3-4 मिलियन चाहती थी, फिर कोई उनका 2 मिलियन के ऊपर सौदा हुआ। अब ये कहा जा रहा है कि वो तो गई नहीं दुबई।
तो सेठी साहब कुछ तो थोड़ा इसको जाहिर बात है एक्सप्लॉइट भी कर रही है, आई एम श्योर नून लीग भी, और बकौल इमरान खान साहब हैंडलर्स जो हैं वो नहीं भी देखिए, इसको। अगर नहीं, अगर गई है तो उसका भी एविडेंस मिल जाएगा, मुझे नहीं पता हाँ ना जाने का एविडेंस क्या है। ये तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि एविडेंस जाने का तो मिल जाता है, ना जाने का कहाँ से मिलेगा। जी, नहीं कि उनका उनका आई फ्लाइट डोंट नो, ये शेड्यूल वगैरह। जिसका हवाला आप दे रहे हैं मुझे नहीं पता जी जी। कैसे उन्होंने ये कहा है कि वो नहीं गई 2019 में। बहरहाल वो एनीवे, मेरा ख्याल है यहाँ इतने स्केलेटन्स हैं यहाँ कि बहुत कुछ निकलेगा अभी। और ऑब्वियसली मैं आपको बता रहा हूँ कि खान साहब का सपोर्ट बेस इरोड हो रहा है। ये मैं एक फैक्चुअल बात आपको बता रहा हूँ। और खान साहब इज इन ट्रबल, और उनको फिक्र इस बात का है कि जितनी देर वो बाहर रहे, हुकूमत ना मिली, आहिस्ता आहिस्ता लोग छोड़ते जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि नून लीग के पास जाए, शायद बेबस हो जाए, एलिनेट हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए, डिप्रेस हो जाए, और वो अपने घरों में जा चले जाए और फिर बाहर ना निकले। और शायद इलेक्शन के जरिए लिए भी, जैसे पहले पूरे पूरे खानदान निकले थे, शायद अगली इलेक्शन में ऐसे भी ना हो। अ, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जितनी देर ये गवर्नमेंट जो है अपने हुकूमत करेगी, उतना इस गवर्नमेंट का फायदा होगा। जो नुकसान होना था वो हो गया, होगा आहिस्ता आहिस्ता, मगर खान साहब का भी नुकसान साथ साथ होता जाएगा। तो पॉपुलैरिटी ग्राफ्स जो है वो अब दरमियान में आने शुरू हो जाएंगे अगले 4-5 महीने के अंदर। और अगर तो ये सारे पैसे आ गए जो कि इशफाक डार साहब कह रहे हैं आ रहे हैं, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि नून लीग कोई रिलीफ भी दे सकेगी आवाम को। मगर इतना आसान काम नहीं है। ये अगले पूरा साल जो है ना, ये बहुत मुश्किल साल है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ एंड जी इन्फ्लेशन। सो इट्स गोइंग टू बी a period of great uncertainty and disquiet. जी बिल्कुल, असल में माशियात ही तो है ना। देखिए सैडी साहब, असल में मसला आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इनको टाइम मिलेगा, लेकिन इनके भी मसला ये है कि आपने देखा ही है कि साग डार भी स्ट्रगल कर रहे हैं। जो साग डार भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो नंबर्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, इतने बड़े हैं, वो ना इनसे हल होने वाले हैं, ना ही अगली हुकूमत से। वो ये तो 5-10 साल का प्रोसेस है। बहरहाल हमारा वक्त खत्म हो रहा है। आखिरी में आपसे कहता हूँ, आज मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 2021 में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप दिखाने की बोली लगी, जब ऑक्शन हुई, तो इमरान हुकूमत ने पीटीवी से बोली उन्होंने लगाई ही नहीं, ताकि ARY का जो स्पोर्ट्स है उसको राइट्स मिल जाए। काफी बड़ा संगीन किस्म का उन्होंने ये कि अपनी पीटीवी को जो है प्रेफर नहीं किया गया, बल्कि और संडे से आपको पता है वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, दुनिया की निगाहें होगी, पाकिस्तान में भी बहुत देखा जाएगा, बहुत बड़ा है फुटबॉल का फैन क्लब पाकिस्तान में भी। तो ये जो प्राइवेट इंटरेस्ट को पब्लिक के ऊपर फोकियत देना, ये आप क्या समझते हैं कि इसके ऊपर एक तो ये बताइए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि फ्री मार्केट है, कैपिटलिज्म है, कंपटीशन है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट ये भी है कि अपने पसंद के चैनल को जरा प्रमोट करना, उसको फायदे पे फायदे देना, क्योंकि वो आखिर इमरान खान साहब का पिलर है, उनके नैरेटिव का रहा है उस 6 months। उस वक्त सेठी साहब के दोस्त वजीर इत्तलात थे, हाँ that's कौन? right। फवाद फवाद कौन? चौधरी। फवाद चौधरी। फवाद चौधरी। कौन? फवाद चौधरी फवाद हाँ। चौधरी। वो मेरे भी दोस्त है अच्छा। सोलंकी साहब। अच्छा, वो अब अच्छा, पब्लिक बात ये है जी कि पीटीवी के अंदर, पीटीवी ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो हुक्म आता है ऊपर से वही करते हैं। अभी मरियम औरंगजेब साहिबा एक इंक्वायरी कर रही हैं। मैं हैरान हूँ कि उसके बारे में बहुत हम सुनने में नहीं आ रहा, जिसका ताल्लुक ARY और PCB के साथ है, जिसके अंदर बड़े घपले हुए हैं और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के ऊपर। और हमने ये सुना था कुछ लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया है, और अदालत के अंदर भी केस पीटीवी ने जाके अपना मौकफ चेंज किया है, बिकॉज पहले अंडर प्रेशर एक मौकफ था, अब जाके उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हुआ है गलत हुआ है। मगर वो अभी चुप है वहां। पहले तो मरियम औरंगजेब साहबा ने बड़े धूमधाम तरीके से ये बात कही थी, मगर अब चुप हो गए। लगता है ऐसे है कि द ब्यूरोक्रेसी जो है ना, दैट इज रीअसर्टेड इटसेल्फ। और ये आपने जो बात की कि अब इसमें भी पीटीवी जो है ना, इसमें पीटीवी प्रॉब्ली लुक्स गुड एंड ARY लुक्स बैड। वो जो जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ वहां पीटीवी इज बैड, ARY इज बैड, PCB इज बैड, ऑल ऑफ देम आर बैड। सो अब बात ये है और सबसे ज्यादा फायदा उसमें ARY का ही था। एंड सो मैं ये समझता हूँ कि बहुत कुछ है पीटीवी BTV के अंदर, बड़े बड़े घपले हुए हैं। क्या ये हुकूमत जो है वो सबको निकालेगी, बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, आई डोंट नो। मगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, एंड सो ऑन। बट
खान साहब के ज़माने में ARY को बहुत फ़ायदे दिए गए, कुछ ऐसी कंपनीज़ थी जिनको हायर किया गया फॉर अदर पर्पसेस, और दरअसल उनको जो पैसे दिए गए फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फ्रॉम अदर मिनिस्ट्रीज फॉर कंसल्टेंसी वर्क, वो दरअसल सोशल मीडिया की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और इंटरवेंशन के लिए थे। जी तो ऐसी कंपनीज भी हैं, और वो भी पूरी इंक्वायरीज होनी चाहिए कि पैसे दिए नजम सेठी को और कहा कि जी आपने कंसल्टेंसी करनी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, हमें ये एडवाइस देनी है, ये देनी है, और दरअसल सेठी साहब जो थे वो सोशल मीडिया के ऊपर आपकी हेल्प कर रहे थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हाँ जी ऐसी बिल्कुल। चीजें भी बहुत सी हुई हैं, केपी में भी हुई हैं, इस्लामाबाद में भी हुई हैं। जी 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 तो ये फॉर सारी बातें अब निकलनी चाहिए ना बाहर। देखें, ये सोशल मीडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर को एक दिन में थोड़ी बनता है। इसके लिए बाकायदा रिसोर्सेज, ये पूरी प्लानिंग करके। आपको याद है कि मरियम नवाज के ऊपर अटैक होता था जी, वो कोई मीडिया सेल चलाती है कोई 4-6 लोगों का, बच्चों के साथ, वो उसके जवाब में इन्होंने तो पूरी फैक्ट्री खोल ली है। मतलब फैक्ट्रियां, रादर फैक्ट्रीज का की चेन है, इट्स एन इंडस्ट्री। एंड पीटीआई जब मास्टर्स एंड चैंपियंस। पाक चाइना सेंटर के अंदर इस्लामाबाद में डिजिटल मीडिया विंग के नाम पर एक पूरा लोगों का एक सिस्टम बनाया हुआ था, जिसमें ये इनके जो लोग हैं अरसलान खालिद, वो जो बेटा वाला जो अलमारूफ, वो ट्रोल ब्रिगेड्स चलाते। तो मैं पब्लिक सिर्फ ये, फंड्स हाँ इस्तेमाल जी जी किए गए हैं फॉर पार्टी पॉलिटिकल रीजंस। जी लेकिन मैं बिल्कुल। ये जो फुटबॉल वाला मामला है वर्ल्ड कप का, सोलंकी साहब, मैं नहीं समझता कि ये फवाद चौधरी इसमें डिसीजन मेकर थे। ये ऊपर टॉप से हुआ होगा, ये उनके शायद पे ग्रेड से 1-2 लेवल ऊपर होगा, क्योंकि आपको पता है उस जमाने में 1 पेज था। तो हैरी एंड सैली एक फिल्म थी, व्हेन हैरी मेट सैली, बड़ी मशहूर थी। तो एक जमाने में हैरी और सैली एक पेज पे होते थे, फिर हैरी और सैली की डिवोर्स हो गई है। अब ये चीजें खुल खुल के सामने आ रही हैं। तो वो वहां फैसले वहां होते थे, क्योंकि आपको पता है ए आर वाई सिर्फ इमरान खान का ब्लू आइड प्रोजेक्ट नहीं था। ए आर वाई जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का भी ब्लू आइड प्रोजेक्ट था, जहां पे उसने बगावत की। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और किसी एस्टेब्लिशमेंट की इंस्टीट्यूशन में आप चले जाते तो 24 आवर्स ARY वाज ऑन। बिल्कुल ARY को सबको कहा गया था सब्सक्रिप्शन लें, सबको कहा गया था इसकी रेटिंग नंबर 1 पे लेके आए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये तो सबको पता है, एक कॉमन नॉलेज है किस तरीके से सारा कुछ मैनिपुलेट किया गया। अब क्योंकि वो मैनिपुलेशन बंद हो गई है, तो खान साहब जो है उनको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, तैरना कैसे। जी। मुझे अभी अभी कोई अभी जब कमेंट। अभी जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये ब्रेकिंग न्यूज आई है, ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पीर को ये फॉर्मली प्रोसेस शुरू होगा, मंगल या बुध तक आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट हो जाएगी। जी, और बुध को ही खान साहब पहुंचेंगे, मंगल या बुध को। चलिए, ये इंटरेस्टिंग टाइम्स है। तो इसके साथ ही हमारा वक्त खत्म हो लेकिन गया। थैंक यू लेकिन से। लेकिन 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 इससे पहले राना सनाउल्लाह इंटरव्यू में 2 घंटे पहले कह चुके थे कि तमाम मामला तय पा चुके हैं, सिर्फ रस्मी ऐलान होना बाकी है। वही बात जो कि बिल्कुल, जो सेठी साहब यही ने की। यही मैं कह रहा हूँ जो। बिल्कुल। सोलंकी साहब, बात ये है कि देखिए, मैं आपको एक बात ये कह दूं, आई नो वक्त हमारा खत्म हो चुका है। ये गवर्नमेंट जो है अनफॉर्चुनेटली, एंड ये इतनी ज्यादा इनकी भी नालायकियां जो हैं वो सामने आ रही हैं। एक पेज पे कोई कोई बात करता है, कोई कोई बात करता है, मुख्तलिफ पावर सेंटर्स बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ, ना कोई कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी है, ना कोई खड़ा होना आता है इनको। एक ऑन स्लॉट के सामने वो हर वक्त दे आर ऑन द म- डिफेंसिव। अब ये भी क्या तरीका है? मैं इख्तलाफ करता हूं आपसे। आई नो, मुझे पता है। एक कोलिशन गवर्नमेंट है, उसमें पावर सेंटर्स तो होंगे। नहीं, ये कोई ये एक पार्टी के अंदर पावर सेंटर्स होते हैं, तो इसमें क्या देखिए, ऐसी बात है? ये अब सेठी साहब फैसला करेंगे, इनके साथ एक सेपरेट शो मैं करेंगे। सोलंकी साहब के साथ हूँ। हाँ। जमहूरियत के अंदर ये होता है, जमहूरियत में ये होता है, कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं। इटली के अंदर हर साल गवर्नमेंट गिरती है। इसराइल के अंदर नेतान्याहू के ऊपर इतनी करप्शन चार्जेस है, वो पता नहीं चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो रहा है। और मतलब है कि ये सारी बातें वी आर अवेयर ऑफ दैट। ये जमहूरियत की कमजोरी भी है और मजबूती भी है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। कि वो मेरे भुट्टो साहबा कहती थी डिन ऑफ डेमोक्रेसी। ये सारा वक्त शोर पड़ा रहता है। अलबत्ता ये मैं आपसे कहूँ कि अभी आप खब सुन रहे हैं कि IMF कह रही है कि आपने ये फ्लड के पैसे जो है 30 बिलियन कहाँ से ले लिए, और ये आपकी रेवेन्यू गिर रही है, और आप कह रहे हैं जी हम क्या करेंगे। तो रीनेगोशिएशन हो रही हैं। अभी पैसे आए नहीं है जहां से आने थे। मैं आपको बता दूं उसकी वजह एक ही थी, ये इंस्टेबिलिटी खत्म हो।
और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि इस मामले को खत्म किया जाए, खान को कहा जाए बैठो चुप करके, तुम गड़बड़ कर रहे हो और जिसकी वजह से ये सारा नुकसान हो रहा है, हम नहीं तुम्हारा साथ देंगे और उसके खिलाफ, उनको अब चलने दो, बिकॉज मुल्क के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है। तो वो इसलिए अब वो बैठेंगे, अब ये डेन ऑफ डेमोक्रेसी कम हो जाएगी और मईशत जो है फाइनली, ये आप लोग जो ये मायूसी का शिकार हो जाते हैं कि जी ये तो गवर्नमेंट इधर की है और उधर की है, ये भी अब आहिस्ता आहिस्ता आपको डिलीवरी देनी शुरू करेगी। मैं नहीं होता मायूसी, ये मायूसी रजा रूमी फैलाता है सारी बात। ये कि ये खैर लंबी बहस है। बात ये कि ये मसला ये है कि बहुत सारी हुकूमतें बदल जाती हैं, पॉलिसीज और जो तरीका कार है, तरीका वारदात है, और खुसूसन बूट पॉलिशिंग का जो कल्चर है वो नहीं बदलता। दैट्स माय ओनली प्रॉब्लम। हाँ सही है। तो बस नहीं दैट्स तो माय आप ओनली देखिए ना, प्रॉब्लम। आप बड़े काले पए हो तुसी ऐसे नहीं होता। 70 साल इज नथिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ डेमोक्रेसी। आप हमेशा कंपेयर करते हैं विद 300 ईयर ओल्ड डेमोक्रेसीज। देखा आपने अमेरिका में ट्रंप ने क्या किया, डेमोक्रेसी का असर क्या किया। 200 तो साल ये 200 और ईयर फ्रांस ओल्ड के अंदर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। एंड सो डेमोक्रेसी यही है, सरमायादारी इज द रियल इशू, नॉट डेमोक्रेसी। करेक्ट। इट्स कैपिटलिज्म दैट इज द प्रॉब्लम। वो नहीं जाएगा कहीं, कैपिटलिज्म नहीं जाएगा, और कैपिटलिज्म के साथ एक किसी न किसी फॉर्म की डेमोक्रेसी जो है वो चलती है उसके साथ। एंड डेमोक्रेसी इज नॉइजी इन इट्स एसेंस। चलिए, इसी के साथ जो है हमारा वक्त खत्म हो गया। सेठी साहब का शुक्रिया, नाजरीन का शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपसे कल शब 9 बजे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।